गुड मॉर्निंग। फिर एक नया इशू आज जो सामने आया उससे आपको रूबरू कराता हूँ। अक्सर लोग आते हैं कहते हैं साहब तकलीफ़ मुझे कोई नहीं है, लेकिन मैं गया और मेरे दोस्त ने कहा कि एक ईसीजी करवा लो। तो ईसीजी डॉक्टर साहब ने जो किया तो उसमें कुछ गड़बड़ी पाई, और जब ईसीजी देखता हूँ तो उसमें कहीं गोला खिंचा हुआ है, कहीं लाल निशान लगा हुआ है। और फिर साहब उन्होंने कहा कि नहीं भाई, तुम्हें तो दिल की नसें गड़बड़ हैं, तुम्हें तो दिल की नसों का इलाज करना पड़ेगा। और दवा लिख दी जाती है, 3-4 जो भी हार्ट की दवाएं होती हैं वो लिख दी जाती हैं। तो साहब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं एंजियोग्राफी कराऊं, क्या मैं करूं? तो मैं ये कहता हूँ भाई देखो, इलाज इंसान का होता है, इंसान का इलाज करिए, इन्वेस्टिगेशन का इलाज न करिए, ईसीजी का इलाज न करिए। और ईसीजी के बारे में ये भी समझने की ज़रूरत है कि जैसे कोई मारुति गाड़ी की तरह नहीं है कि सब मॉडल एक से बनते चले जा रहे हैं, एक मॉडल के सारी जितनी गाड़ियां हैं वो एक सी होंगी। जैसे इंसान है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, तो उसी तरह से कार्डियोग्राम भी, नॉर्मल कार्डियोग्राम की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, जैसे कहते हैं तमाम तरह के नॉर्मल ईसीजी होते हैं और उसको भी पहचानने की ज़रूरत है। तो खैर जिन्होंने ईसीजी किया वो शायद नहीं समझ पाए, तो इसीलिए लोग आते हैं और मैं उनको समझाता हूँ कि भैया ईसीजी का इलाज मत करो। हाँ, अगर कोई तकलीफ़ हो रही है तो फिर मामला आगे बढ़ाएंगे, और एंजियो की तो खैर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उनसे आप सीटी करा लें, और सीटी की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं है। कार्डियोग्राम में कुछ यहाँ ज़रा सा एसटी सेगमेंट हो गया या छोटा सा क्यू हो गया तो वट एवर उस पर लाइन खिंची है, गोला खिंचा है, तो ये तो हो गया ईसीजी का। अब बहुत से लोग ईको भी करा लेते हैं कि साहब नॉर्मली साहब हमने ईको करा लिया। अब एको में एक बहुत कॉमन फाइंडिंग है डायस्टोलिक डिसफंक्शन, ये बहुत जगह लिखा रहता है, आपने देखा होगा। तो वो भी भैया कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कुछ पैटर्न्स जो हैं वो एको में भी आने लगते हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं किया जाता है जब तक कि कोई तकलीफ़ ना हो। दूसरा ये है कि कहीं छोटा लिखा रहता है कि छोटा छोटा लीक कर रहा है वाल्व, माइल्ड एमआर, माइल्ड टीआर, तो ये भी कोई बीमारी नहीं, कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन मरीज़ जब उसे पढ़ता तो घबराता है। देखिए, जो हार्ट के वाल्व हैं वो कोई पिस्टन की तरह नहीं है मैकेनिकल के, बिल्कुल उसमें रत्ती भर भी कोई एबनॉर्मलिटी नहीं आएगी। भाई वो वाल्व बंद होता है, मांसपेशी का वाल्व है, तो छोटा मोटा लीकेज फुस यहाँ वहाँ तो नॉर्मल है। वाल्व का क्या काम होता है कि ब्लड को एक तरफ से जाने दे, दूसरी तरफ से ना आने दे, लेकिन वो मांस है तो बिल्कुल कोएप्टेशन इतना परफेक्ट नहीं हो सकता, उसमें छोटी मोटी यहाँ वहाँ लीक हल्का सा आता है, लेकिन वो लीक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, उसे कोई बीमारी मान के उसका इलाज नहीं करते हम लोग, तो उस पर ना जाइए। दूसरा एक माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स लिख देते हैं, वो भी एक नॉर्मल चीज़ है, उसमें भी कुछ नहीं करना है। तो बहुत सी इको में भी नॉर्मल चीज़ें होती हैं, लेकिन वो चूँकि डार्क से लिख दी जाती हैं या डॉक्टर साहब गोला खींच देते हैं तो फिर मरीज़ परेशान होता है। तो मरीज़ों को भी समझना है कि बहुत सी चीज़ें एको में भी नॉर्मल ऐसी होती हैं जो कि ट्रीट करने वाली नहीं होती। अब एक्सरे हो जाता है। एक्सरे में अगर आपने लंबी सांस खींच के रोक के एक्सरे नहीं कराया तो उसमें हार्ट का शेप ग्लोबुलर हो जाता है, वो लगने लगता है कि वो बढ़ा हुआ है। और स्पेशली अगर कोई मोटा आदमी है या कोई लेडी है जो सांस नहीं रोक पाई, तो ऐसी सिचुएशन में फिर वो हार्ट एनलार्ज लगने लगता है, उसमें भी लोग घबरा जाते हैं, घबरा के भागते हैं, साहब हमारा तो हार्ट एनलार्ज है। तो उसमें भी डॉक्टर को देखना चाहिए कि लंबी सांस लेके रोक के, खूब लंबी सांस खींच के रोक के एक्सरे लिया गया है या नहीं लिया गया है, क्योंकि अगर ऐसे नहीं है तो फिर वो एक्सरे में लंबा न होने की बजाय ग्लोबुलर है और बड़ा बड़ा दिखने लगता है, लोग कहते हैं साहब। तो उनको फिर एको करना पड़ता है ये देखने के लिए कि भाई वाकई हार्ट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। ज़्यादातर 99% केसेस में नहीं बढ़ा मिलता है, तो मरीज़ भी रीअश्योर हो जाता है कि हाँ भाई एक्सरे में दिख रहा था लेकिन अंदरूनी तौर से हार्ट एनलार्ज नहीं है। अब एक चीज़ और है कि साहब हमको ब्लड टेस्ट करा दिया हमने, अब वो कोलेस्ट्रॉल ज़रा सा भी अगर आपका मान लीजिए उसकी नॉर्मल रेंज 150 है, वो 151 अगर आ गई
तो वो काले से लिख दिया जाएगा। तो अब मरीज़ देखता है कि अरे ये तो काले से है, इसका मतलब तो ये गड़बड़ है। अब वो परेशान होकर भागता है। तो कुछ नॉर्मल रेंजेस भी होती हैं और हर कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए को और हर ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जैसे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, वो अगर ज़्यादा है तो अच्छा है, लेकिन उसकी वैल्यू वहाँ 40 लिखी है, आपका अगर 45 आ गया तो वो काले से लिख दिया जाएगा, तो मरीज समझेगा ये तो गड़बड़ है, ये तो बढ़ा हुआ है। तो अपने ऊपर आप एक्सपेरिमेंट न करिए, आप अपनी रिपोर्ट को एनालाइज मत करिए। अगर आपने करा ही लिया है टेस्ट तो फिर अपने डॉक्टर से राय ले लीजिए, वो आपको रीअश्योर करेगा। लेकिन घबरा के आप दवा शुरू कर दें, केमिस्ट के पास पहुँचे कि भैया कोलेस्ट्रॉल की कोई दवा दे दो, नोटाक दे दी। हिंदुस्तान में तो ये भी एक चीज़ है ना कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के भी दवाएं मिल जाती हैं। एक चीज़ और है, आपने सीआरपी बढ़ा हुआ निकल आया साहब, अब हम क्या करें, सीआरपी क्यों बढ़ा है, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पे अपना दिमाग न लगा के आप डॉक्टर से राय लीजिए, वो आपको रीअश्योर करेगा। सीआरपी बढ़ने का ये मतलब नहीं कि कल आपको हार्ट अटैक होने वाला है। हाँ, डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने टेस्ट कराया तो उसके ऊपर उसकी ओपिनियन ज़रूर ले लें। ये बहुत सी नॉर्मल चीज़ें होती हैं। ईसीजी में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ईसीजी में बहुत सी फाइंडिंग ऐसी होती हैं जैसे राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अब उस पर मरीज़ घबराता है, कह रहे भाई मेरा तो ब्लॉक हो गया। वो ये समझता है कि आरबीबी, जिसको हम लोग राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक कहते हैं या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक कहते हैं, वो दिल की नसों का ब्लॉकेड है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हार्ट का वायरिंग सिस्टम होता है वो उम्र के साथ और बहुत सी और वजहों से वो उसमें कंडक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है। तो तेज़ी से जा रहा है कंडक्शन और थोड़ा स्लो होके जा रहा है, तो कार्डियोग्राम में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कार्डियोग्राम का पेपर एक स्पीड से रन करता है, अब जब कंडक्शन फास्ट है तो वैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगी, और अगर कंडक्शन स्लो है तो पेपर पे फिर वो ऐसे दिखाई देगा। ऐसे दिखाई देने के बजाय वो ऐसे दिखाई देगा, यानी चौड़ा हो जाएगा। तो उसको हम लोग कह देते हैं टेक्निकल टर्म्स में राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ऐसी सूरत में एक्सरे हम लोग देखते हैं और एको करा के देखते हैं कि भाई हार्ट पे कोई एनलार्जमेंट तो नहीं, क्योंकि कभी कभी ये जो कंडक्शन डिफेक्ट्स हैं, जो मैं वायरिंग सिस्टम में स्लोइंग बता रहा हूँ, वो कभी कभी मांसपेशी की खराबी की वजह से या दिल में कोई डिफेक्ट हो, छेद हो पैदाइशी तौर से, उसमें भी आ जाते हैं। तो उसको रूल आउट करना पड़ता है एक्सरे से और इको से। अगर वो नॉर्मल है तो फिर आरबीबी और एलबीबी के लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी को लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के साथ और भी कुछ फाइंडिंग है और उसको हिस्ट्री है कि वो रह के चक्कर खा जाता है, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, तब हम ये मान के चलते हैं कि जो कंडक्शन सिस्टम की स्लोइंग है, जो वायरिंग सिस्टम की स्लोइंग है, वो कभी हो सकता है कि बहुत स्लो हो जाती हो, यानी हार्ट रेट को गिरा देती हो। नॉर्मली जो 80-100 होता है वो गिर के 30-40 हो जाता हो। ऐसी सूरत में फिर उसकी इम्पोर्टेंस है और वहाँ फिर पेसमेकर लगाने की आवश्यकता होती है। और पेसमेकर के बारे में फिर मैं सोचता हूँ कि किसी दूसरे टॉक में आपसे कवर करूँगा। तो आज मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि जो बहुत सी नॉर्मल होती हैं वो इन्वेस्टिगेशन पे आ जाती हैं, और आजकल तो घर घर में लाल पैथोलॉजी है, हर जगह जो है वो टेस्ट हो रहे हैं, सब लोग पोथा ले के आते हैं और फिर उसको देख के परेशान होते हैं। तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपने करा लिया है तो राय लीजिए। और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस को ट्रीट करने की कोशिश नहीं की जाती है, इंसान को ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। एज अ होल द पेशेंट की जो प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करिए और टेस्ट को देख के परेशान न होइए। सो इतना ही कहना चाह रहा था, और बहुत सी बातें हैं वो बाद में करेंगे। अभी कुछ लोग आ गए हैं, उनको देखना भी है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।